हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और सफलतापूर्वक प्रीलिम्स परीक्षा के लिए निशुल्क शिक्षा प्राप्त की। अब क्योंकि मुख्य परीक्षा है इसलिए हमने निशुल्क तौर पर ही सोशियोलॉजी को निशुल्क रूप से पढ़ना शुरू किया। जितनी जल्दी हम इस सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे उसके बाद नया सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में हम समुदाय नाम की जो सामाजिक एक अवधारणा होती है इस पर फोकस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। समुदाय माने कम्युनिटी। मैं कुछ जो कठिन शब्द हैं उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम हमारे सिलेबस पे आ जाते हैं। इस सिलेबस में मैंने पिछले 7 लेक्चर्स में आपको ये वाला जो पोर्शन है पहली यूनिट का कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश और गोत्र परंपरा पूरी तरह पढ़ा दिया है। एक लेक्चर में हमने समाज की मूलभूत अवधारणा भी पढ़ा है। समाज की आधारभूत अवधारणा के अंतर्गत ही जो आधारभूत तत्व समाज के लिए माने गए हैं वे सब आपको दिए गए हैं। उनमें हम ऊपर के तत्व पढ़ चुके हैं। आज हम समुदाय अर्थात कम्युनिटी पर फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिएट करना चाहूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है या ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं समुदाय हो, संस्था हो, ये सब कुछ क्या होता है वो थोड़ा सा या कैसे हमें पढ़ने के लिए दिया गया है इस पर फोकस कर लेते हैं। समाज शास्त्र ये हमारा विषय है और उस समाज शास्त्र में मूलतः अध्ययन किया जाता है समाज का या समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन समाज क्या होता है इस पर अगर हम फोकस करें तो संबंधों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? समाज कहलाती है। जहां संबंध आपस में जुड़ जाते हैं वही समाज बन जाता है। देखिए पशुओं में और मानव में डिफरेंस क्या है? मानव संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पशु एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए उसमें समाज नहीं पाया जाता और मानव में समाज पाया जाता है। तो समाज क्या है? संबंधों की व्यवस्था। अब यहां जो ये मूल शब्द है व्यवस्था और संबंध, इन दो पर फोकस करते हैं। संबंध क्या होते हैं? दो व्यक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार के संबंध, वे भले मित्रता हो, वे भले परिवार हो या वे भले नातेदारी के संबंध हो, संबंध ही है। ये वाला पॉइंट हमें सिलेबस में खोल करके दिया गया है। लेकिन व्यवस्था के बारे में थोड़ा समझना जरूरी होगा। सबसे पहले मैं इस बात से हटकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि व्यवस्था क्या होती है या व्यवस्था या फिर इंग्लिश में कहें सिस्टम। कोई भी सिस्टम क्या होता है या व्यवस्था क्या होती है। देखो आपके सामने एक बस का उदाहरण दिया हुआ है। आपको एक बस दिखाई दे रही होगी। इस बस में यहां पर पहिया है, यहां पर स्टीयरिंग है, यहां पर कुर्सियां लगी हुई है बहुत सारी, यहां बीच में कहीं इंजन होगा और इसके अलावा भी इस बस में अनेक हिस्से हैं। जब किसी भी स्थान पर छोटी छोटी अनेक व्यवस्थाएं, अनेक चीजें मिल करके एक व्यवस्था का निर्माण करती हैं तो उस इन सब से मिले जुले स्वरूप को ही हम व्यवस्था कह देते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा व्यवस्था क्या होती है। जब छोटी छोटी इकाइयां मिलकर किसी एक निश्चित कार्य को करती हैं तो उस मिले जुले स्वरूप को ही व्यवस्था कहते हैं। अगर ये टफ पढ़ रहा हो तो मैं लिख देता हूं, जब छोटी छोटी इकाइयां माने कि छोटे छोटे अंग, इकाइयां मिल करके किसी एक निश्चित कार्य को, किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करती हैं तो उनसे बनी हुई मिली हुई जो उनके मिलने से जो चीज बनती है उसे ही व्यवस्था कहते हैं। तो ये बस क्या हो गई? अंततः बस एक व्यवस्था है जो यात्रियों को एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है और इसमें बहुत सारे अंग हैं। यहाँ एक आपको सेल फोन दिखाई दे रहा होगा। ये सेल फोन भी क्या है? एक व्यवस्था है जो मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से संचार करवाने या बात करने का माध्यम बनता है। इसमें क्या क्या है? इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसमें माइक है,
इसमें स्पीकर है, इसमें कीपैड बटन्स हैं, इसमें स्क्रीन है, बहुत सारी चीजें मिल करके एक फोन बनाती है। तो एक फोन क्या हो गया? व्यवस्था। उसी प्रकार हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं समाज की। समाज भी क्या है? संबंधों की व्यवस्था। और यहां जो संबंध है उनको बनाने के लिए अनेक मूर्त और अमूर्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है। देखो, समाज क्या है? संबंधों की एक व्यवस्था। व्यवस्था क्या होती है? जब छोटी छोटी इकाइयां मिलकर किसी एक काम को करे तो वह व्यवस्था कहलाता है। तो जब संबंधों को निर्मित करने के लिए अनेक छोटी छोटी चीजें जिम्मेदार हो तो उनसे बनी हुई एक संयुक्त व्यवस्था को हम व्यवस्था कहते हैं। ऐसे ही अब आगे समझते हैं। अगर समाज व्यवस्था है तो व्यवस्था जो है उसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं, मूर्त और अमूर्त। जैसे फोन में सॉफ्टवेयर अमूर्त अवधारणा हो गई और हार्डवेयर मूर्त अवधारणा हो गई, उसी प्रकार जो समाज है, इस समाज में दो प्रकार के तत्व या दो प्रकार की अवधारणाएं जिम्मेदार होती है, या दो प्रकार की अवधारणाएं विद्यमान होती है। एक होती है मूर्त अवधारणाएं और एक होती है अमूर्त अवधारणाएं। तो हमारी समाज में जो मूर्त अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? संस्थाएं हैं, समूह है, समितियां हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे परिवार भी हो सकता है इसका उदाहरण। वैसे ही अमूर्त अवधारणाएं क्या हो सकती हैं? या अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट अवधारणाएं, या प्रत्यक्ष या डायरेक्ट अवधारणाएं क्या हो सकती हैं? जैसे कि मूल्य। अब मूल्य किसी को दिखाई नहीं देते, जैसे प्रतिमान किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे सामाजिक संबंध किसी को दिखाई नहीं देते लेकिन होती है। मित्रता ये एक संबंध है, किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, मित्र दिखाई देता है लेकिन मित्रता नहीं दिखाई देती। वैसे ही हमारी जो संस्कृति है वो भी समाज का एक अवधारणा है। संस्कृति किसी को दिखाई नहीं देती। तो ये जो चीजें हैं ये सब मिल करके समाज में व्यवस्था को बनाने का काम करती हैं। अर्थात हमें समझ आ गया कि समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है या पूरे समाज का निर्माण करने के लिए जो तत्व जिम्मेदार होते हैं वे ही सामाजिक व्यवस्था के अंग होते हैं। और उसी में से एक जो संस्था है वो है समुदाय, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम समुदाय अर्थात कम्युनिटी पर फोकस करेंगे। चलिए, अब समुदाय क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे सिलेबस में ये सब कुछ है। समुदाय है, संस्था है, समूह है, समिति है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, ये सब आपके प्रत्यक्ष वाले हिस्से हो गए। ऐसे ही मूल्य, प्रतिमान, सामाजिक संबंध, संस्कृति, ये सब अमूर्त रूप की अवधारणाएं हैं। और ये सारी अवधारणाएं आपको सिलेबस में पहली यूनिट में देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी जो पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? समाज की आधारभूत या मूलभूत अवधारणा, जिसमें कुटुंब, परिवार, नातेदारी, और दूसरी लाइन में देखिए समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड, मूल्य, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो समाज के मूर्त और अमूर्त दोनों ही प्रकार के अवधारणाओं को हमें इसमें पढ़ना है। जिसमें पहली अवधारणा आज हम पढ़ रहे हैं समुदाय। खैर पूरे पहले भी अवधारणाएं पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार और रिवाइज कराने के तौर पर ये बात मैंने आपको समझा दी। उम्मीद है आप सब लोगों को ये बातें समझ आ रही होगी। अब हम फोकस करते हैं जो हमारा मूल आज का पॉइंट है, समुदाय। समुदाय क्या होता है? तो पहले अर्थ समझ लेते हैं या इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं, फिर मैं अर्थ भाव वाले अर्थ को समझाऊंगा, फिर परिभाषाओं पर चलेंगे। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का ट्रांसलेशन है। किसका? कम्युनिटी का ट्रांसलेशन। और ये अंग्रेजी भाषा का जो कम्युनिटी शब्द है ये दो लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के ही क्यों? क्योंकि ये जो विषय है इसकी शुरुआत लैटिन भाषा के बोलने वाले क्षेत्र जर्मनी और फ्रांस में हुई, इसलिए ये लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। कम्युनिटी शब्द दो शब्द कॉम और म्यूनिटी, क्या, या कॉम और म्यूनिस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है कॉम और म्यूनिस। कॉम शब्द का अर्थ होता है टुगेदर। क्या अर्थ होता है? टुगेदर या एक साथ मिलकर। और म्यूनिस शब्द का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना।
तो समुदाय शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होगा? शाब्दिक अर्थ अगर हमें इसका देखना हो तो बड़ा ही शानदार या बड़ा सा ही सरल सा शब्द अर्थ निकलेगा, एक साथ लोगों के समूह या समूह के रूप में मिलकर, समूह के रूप में सेवा करना या एक साथ मिलकर सेवा करना ही क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। लेकिन ये केवल शाब्दिक अर्थ है। अब हम सोशियोलॉजी के टर्म में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या होता है। उससे पहले इसकी आउटलाइन तैयार कर ले कि हमें कितना पढ़ना होगा, तो हम पुराने पूछे गए प्रश्नों या बनने वाले प्रश्नों पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हम बिना देखे अगर इस टॉपिक को पढ़ने लगे तो 2 घंटे तक भी मैं आपको समुदाय पढ़ाते रहूंगा, ये खत्म नहीं होगा। हम पहले इसकी बाउंड्री सेट कर लें कि हमें कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, क्या क्या पढ़ना है, फिर हम उसे पढ़ें ताकि आसानी से सरलतम तरीके से पढ़ पाए। तो पहले इससे देख लेते हैं 2 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। समुदाय किसे कहते हैं? समुदाय की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? समुदाय की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। आकबर्न एवं नीमकॉफ नाम के जो समाजशास्त्री के अनुसार समुदाय की परिभाषा लिखिए। ध्यान रखिएगा, इन जो उदाहरणाएं हैं इनमें से 2-2, 3-3 समाजशास्त्री की विशेष परिभाषाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? समुदाय क्या है, इसके आधार बताइए। समुदाय को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। समुदाय निर्माण हेतु आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। समुदाय और समुदाय में परिवर्तन के कारण लिखिए। 10 नंबर में क्या प्रश्न आ सकते हैं? समुदाय से आपका क्या आशय, विस्तार से समझाइए। समुदाय के आधारभूत तत्वों को समझाइए। समुदाय को परिभाषित कीजिए और परिवर्तन के कारण बताइए। समुदाय क्या है, इसकी विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। समुदाय और समाज में अंतर बताइए। साथ में कुछ छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे लघु समुदाय क्या है, जैसे एक वर्ड जो मजूमदार ने स्पेशली दिया, संक्रमण समाज या समुदाय का एक स्वरूप जो मजूमदार द्वारा दिया गया, वो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लघु समुदाय भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे, उन पर भी हम फोकस करेंगे। सबसे पहले परिभाषा या डेफिनेशन के रूप में हम इसकी बात कर लेते हैं। बोगार्ट्स नाम के जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दी है इसकी, वो देख लेते हैं। तो बोगार्ट्स कहते हैं कि समुदाय एक सामाजिक समूह है। क्या है? एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना या वी फीलिंग होती है और जो एक विशेष भूभाग में रहता है। अब अगर इस परिभाषा को मैं सरलतम तरीके से याद करना चाहूं तो ABCD होती है, आपने देखी होगी, A और B। तो A का मतलब 1 होता है और B का मतलब 2 होता है। तो B मतलब 2। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहली इन्होंने कहा जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना, तो पहला पॉइंट हुआ हम की भावना रहती है और जो एक विशेष भूभाग में रहता है। तो 2 पॉइंट मैंने यहां से निकाल लिए, अब याद कर लेते हैं। तो बी फॉर बोगार्ट्स में 2 बातें महत्वपूर्ण है। समुदाय एक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना होती है, और अगला वाला पॉइंट याद करो कि वह कुछ भूभाग में या कुछ निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। तो अब बहुत सरलतम तरीके से अगर इस बोगार्ट्स की परिभाषा को याद करना हो तो 2 बातें या 2 कीवर्ड्स याद कर लिए जाएं। पहला कीवर्ड हमने निकाला क्या, हम की भावना, और दूसरा भूभाग। ये 2 कीवर्ड याद रखो, बोगार्ट्स की परिभाषा अपने आप बन जाएगी। ऐसे ही हम आगे दूसरी परिभाषाएं देखते हैं और फिर मैं इसका भाव बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा, मैं समझाऊंगा कि समुदाय क्या होता है। चलिए देखते हैं। किंग्सले डेविस नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं? समुदाय छोटे से छोटा वह क्षेत्रीय समूह है। देखो हर एक समाजशास्त्री से समूह बता रहा है पहली वाली लाइन में, तो ये याद रख लेना है, जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश करता है। केवल एक ही बात करी किंग ने क्या कहा कि सब कुछ मेरा है, जो समस्त सामाजिक जीवन के पहलुओं का समावेश करता है। समस्त पहलुओं का समावेश करता है, वही क्या है? समस्त जीवन के समस्त पहलुओं, जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश करता है। वही क्या है? वही
समुदाय है, याद रखिएगा। तो समुदाय की पहली बात तो हमने कॉमन रखी हुई है, समुदाय छोटा से छोटा क्षेत्रीय समूह है। छोटे से छोटा क्या है? क्षेत्रीय समूह है, जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश करता है, वही क्या है? समुदाय है। ये परिभाषाएं आप अपने हिसाब से मत करिएगा, ये वर्ड टू वर्ड वैसी की वैसी याद करनी होती है जैसी ये वास्तविकता में होती है। मेकाइवर और पेज, ये दो बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, इन्होंने क्या कहा? जब भी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग ना लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। 3 परिभाषाएं हम कर चुके हैं और एक आधी परिभाषा देख लेते हैं। इनमें से जो 2 खास परिभाषाएं आपको अच्छी लगे वही याद करना, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अकबर ने हम निमकाफ क्या कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र के अंदर सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ये बहुत अच्छी परिभाषा, सरल सी है। एक सीमित क्षेत्र में के अंदर सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। बहुत सरल सी परिभाषा है, याद कर लीजिएगा आप सभी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेंजर की परिभाषा है, ये भी बहुत सरल है। एक समाज जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो समुदाय कहलाता है। 5 परिभाषाएं पढ़ी हमने, इसमें से 2 आपको जो अच्छी लगती है वो याद कर लीजिएगा। अब इसका अर्थ समझते हैं, इसका भाव समझ लेते हैं, भावार्थ समझ लेते हैं। समुदाय होता क्या है? मैं समुदाय समझाने से पहले आपको समूह समझाना चाहूंगा, क्योंकि हर परिभाषा में समूह शब्द आया है। अगर हम समाजशास्त्र के नजरिए से समूह शब्द का अर्थ समझें या समूह शब्द का क्या मतलब होता है वो समझें, तो समूह की परिभाषा होगी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य से मिलकर हम की भावना से जुड़ जाते हैं या किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं या साथ में मिल जाते हैं, तो उनके बने हुई व्यवस्था को समूह कहते हैं। उनसे मिलकर जो चीज बनती है उसे समूह कहते हैं। बहुत सरल सी परिभाषा है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आपस में सहयोग करते हैं, जब किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर आपस में सहयोग करते हैं, साथ में मिलकर सहयोग कर देते हैं एक दूसरे का, या सहयोग की भावना से जुड़ जाते हैं, तो बने जो चीज बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं? समूह। समूह अनेक प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, ये समूह, वो समूह। समूह टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समुदाय, इसलिए मैं समुदाय पर फोकस करूंगा। अब समुदाय भी क्या है? समुदाय क्या है? समुदाय एक प्रकार का समूह है। समुदाय क्या है? एक प्रकार का समूह। लेकिन समूह तो है, क्या ये असली में वह समूह है जिसे हम समूह के रूप में जानते हैं? नहीं, वह समूह जिसमें 2-3 चीजें विशेष रूप से शामिल हो जाए। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले लोग जब हम की भावना से आपस में जुड़ जाते हैं, तो उनसे बने हुए समूह को ही हम समुदाय कह देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग आपस में हम की भावना से जुड़कर किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं, सभी सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं, तो उनसे मिलकर के जो चीज बनती है उसे समूह ना कहते हुए समुदाय कहते हैं। तो 3 प्रमुख आवश्यक तत्व माने गए हैं समुदाय के। समुदाय होने के लिए 3 शर्तें या 3 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। वो भी 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लोग आपस में जुड़े हुए हो, एक उनमें हम की भावना हो, एक भौगोलिक क्षेत्र हो, हम की भावना हो, और वो किसी एक उद्देश्य को लेकर ना जुड़े हो, वो अनेक सामान्य उद्देश्यों को लेकर के जुड़े हुए हो। क्योंकि अगर वो किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर जुड़े होंगे, तो जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो चीज समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उसे समुदाय नहीं कहते हुए समिति या संस्था कहेंगे। क्योंकि कोई भी संस्था किसी एक उद्देश्य को लेकर बनती है, कोई समिति किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बनती है।
जैसे अगर मैं बताऊं कि राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन समिति, समिति राज्य को बनाने के लिए बनाई गई, जब से ही राज्य बना वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो समुदाय नाम की अवधारणा है ये कभी समाप्त नहीं होती है, याद रखिएगा। ये बेसिक डिफरेंस मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लोग हम की भावना से आपस में जुड़ जाते हैं और वो किसी एक उद्देश्य को अग्रसर ना करते हुए सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं, तो ऐसा जो जुड़ाव होता है उससे ही जो व्यवस्था या जो चीज बनती है, उदाहरणा बनती है, उसे ही समाजशास्त्र में क्या कह दिया जाता है, उसे ही समुदाय कह दिया जाता है। अब आप लोग बताइए कि ग्रामीण समुदाय भी क्या एक समुदाय का उदाहरण है? अब हम समुदाय के बहुत सारे उदाहरण देख लेते हैं। पहले समुदाय के उदाहरण देख लो। समुदाय के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? देखो, समुदाय के जो बिना संकोच वाले उदाहरण है, जिसमें कोई विवाद नहीं है, वो कौन कौन से हैं? कोई ग्रामीण क्षेत्र, ये ग्रामीण क्षेत्र भी समुदाय हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये तीनों चीजों का पालन करता है। गांव में लोग, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है गांव का, उनके लोग हम की भावना से जुड़े होते हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर होकर अपने सामान्य उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जैसे गांव में अगर किसी लड़की का विवाह है तो सब लोग उसे अपनी बेटी मानकर उस विवाह समारोह में शामिल होते हैं। हम की भावना आ गई, सब में जुड़ाव हो गया और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया। ऐसे ही कोई शहर हो सकता है, वो भी समुदाय का उदाहरण है। ऐसे ही कोई राष्ट्र हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है। ये सब समुदाय के सामान्य उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे जाति, जैसे पड़ोस, जैसे आपने गोकुलधाम सोसाइटी, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली गोकुलधाम सोसाइटी सुना होगा, वो भी क्या हो सकती है? वो सोसाइटी भी क्या हो सकती है? वो भी आपकी समुदाय का या कम्युनिटी का उदाहरण हो सकती है। लेकिन जाति में, पड़ोस में, समुदाय, सोसाइटी में सारे आधारभूत जो शर्तें हैं वो पालन नहीं की जाती, इसलिए कुछ लोग इन पर शक या कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि ये जो है वो मूलतः समुदाय के उदाहरण नहीं है। आगे हम इस पर बात करेंगे। जब समुदाय हम पूरी तरह समझ लेंगे तो फिर हम मैकाई और पेज ने समुदाय की अवधारणा किस रूप में दी उस पर भी बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अभी तक मैंने आप लोगों को जो समझाया, अभी तक मैंने समझाया कि समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। फिर हमने समझा कि व्यवस्था क्या होती है और उसी से हमने जो आधारभूत चीजें हैं जिनसे मिलकर वो सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं वो समझना शुरू किया। उसमें पहला पॉइंट आया समुदाय। समुदाय का हमने शाब्दिक अर्थ समझा सबसे पहले, फिर उसकी परिभाषाएं समझी और फिर उसका भाव मैंने आप लोगों को समझाया। चलिए अब समुदाय के जो आधारभूत तत्व या आवश्यक तत्व हैं उन पर बात करते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द बेसिस और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। वो कौन कौन से? किसी भी समूह में, समूह के समुदाय कहलाने के लिए 3 आधारभूत तत्व आवश्यक माने गए समाजशास्त्र में। व्यक्तियों का समूह हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, सामुदायिक भावना या हम की भावना हो। अगर ये 3 चीजें हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम क्या कह सकते हैं? समुदाय कह सकते हैं। जब भी किसी भी समूह में ये 3 प्रकार की चीजें आ जाएगी, देखो समूह तो सब होता है, समिति भी समूह है, समिति भी समूह है, समुदाय भी समूह है, संस्था भी समूह है, परिवार भी समूह है, विवाह भी समूह है, नातेदारी भी, सब कुछ समूह है। लेकिन उसमें समूह के अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग नाम से जानी जाती है। समूह का एक विशेष प्रकार जिसमें भौगोलिकता जुड़ी हुई हो, जिसमें हम की भावना जुड़ी हो, वो कहलाता है क्या? समुदाय। और उसके लिए 3 आधारभूत तत्व बताए गए हैं, वो आपको रट कर रखने एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हम समुदाय की विशेषताओं पर चलते हैं। समुदाय की विशेषता या लक्षण अगर पूछे जाएं तो दोनों का एक ही आंसर करना है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, ये क्या होती है? पहला स्वतः विकास। याद रखिएगा, पहला जो विशेषता है वो क्या है? स्वतः विकास अर्थात स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। ये क्या होता है? देखो, 2 प्रकार से किसी भी चीज का निर्माण होता है। या तो हम खुद उसे बनाते हैं या वो अपने आप बन जाती है। जैसे अगर बरसात होती है तो घास अपने आप उग जाती है, और कभी कभी हम खेत में फसल को जानबूझकर बोते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक अपने आप विकसित है, एक हमारे द्वारा विकसित की गई है।
तो ये जो समुदाय नाम की अवधारणा होती है ये स्वतः विकसित, अर्थात इसे कोई बनाता नहीं है, ये अपने आप बन जाने वाली चीज होती है। और इसकी पहली विशेषता भी ये है कि ये सबसे पहला जो मूल आधार है ये खुद बन जाती है, अर्थात स्वतः विकसित होती है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ इसमें पाई जाती है, ये खुद बन जाती है। और जब एक बार जन जाती है तो उसमें दूसरी क्वालिटी विद्यमान होती है, दूसरी इसकी विशेषता है परमानेंसी, अर्थात स्थायीपन। जब समुदाय एक बार बन जाता है तो वो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि समुदाय का उद्देश्य एक निश्चित नहीं होता, समुदाय का उद्देश्य होता है सामान्य। अब ये बात समझिएगा, सामान्य उद्देश्य और निश्चित उद्देश्य, इनमें क्या अंतर है? देखिए, जब हमारा कोई एक उद्देश्य हो तो उसे हम निश्चित उद्देश्य कहेंगे, लेकिन जब हमारा कोई एक उद्देश्य ना होकर सारे ही जीवन में जितने पहलू है सारे उसके उद्देश्य बन जाए तो उसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो समुदाय का उद्देश्य निश्चित ना होकर सामान्य होता है, इसलिए ये एक स्थायी संस्था होती है। इसमें परमानेंसी का गुण पाया जाता है, परमानेंसी का लक्षण पाया जाता है और परमानेंसी इसकी विशेषता होती है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, स्पेसिफिक नेम, अर्थात इसका एक विशिष्ट नाम होता है। भाई हर एक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, जैसे ग्रामीण समुदाय, जैसे इंदौरी लोगों का समुदाय, जैसे शहरी समुदाय, जैसे जनजातीय समुदाय, ये इसके बेस्ट उदाहरण हो सकते हैं। जनजाति क्या है? जनजाति एक समुदाय है। क्या है? एक समुदाय। क्यों है? क्योंकि वे लोग आपस में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रहते हैं, हम की भावना होती है उनमें, और वे सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं, इसलिए जनजाति एक समुदाय है। ग्रामीण लोगों का समूह एक समुदाय है, शहरी लोगों का समुदाय एक समुदाय है। फिर चौथा पॉइंट आते हैं मूर्तता। देखिए, अब भी हमने पढ़ा कि समाज शास्त्र में दो प्रकार के तत्व मिलकर के पूरे समाज शास्त्र को या समाज को बनाते हैं। कुछ मूर्त तत्व होते हैं, कुछ अमूर्त तत्व होते हैं। तो मूर्त किसे कहते हैं? जिससे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अमूर्त किसे कहते हैं? जिसे आप कभी देख नहीं सकते। तो जैसे संस्कृति, संस्कृति क्या होती है? एक अमूर्त तत्व होती है, संस्कृति को कोई देख नहीं सकता। जैसे संबंध, मान लीजिए आपके और मेरे मध्य कुछ संबंध बन जाते हैं, मैं शिक्षक हूं, आप छात्र हैं, तो हमारे बीच के संबंध को कहीं देख नहीं सकता है, बस फील किया जा सकता है। तो ये सब चीजें अमूर्त होती हैं। जबकि समुदाय जो है, क्योंकि वो कुछ जीवित लोगों का समूह होता है, इसलिए वो मूर्त अवधारणा है। इसलिए उसकी चौथी विशेषता है कॉन्क्रीटनेस, अर्थात मूर्तता पाई जाती है उसमें। तो कॉन्क्रीटनेस उसकी चौथी विशेषता हो जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, इसके व्यापक उद्देश्य। देखो, हमने अभी बात की कि समुदाय का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता, हमारे जीवन में जितने पहलू हो सकते हैं वो सब समुदाय के बनने के उद्देश्य होते हैं, इसलिए व्यापक उद्देश्य इसमें पाए जाते हैं। एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव्स इसमें शामिल होते हैं, ये इसकी एक अगली विशेषता है, ये भी याद रखना है। सामान्य नियम व्यवस्था, देखो हर एक कम्युनिटी में कुछ कॉमन रूल होते हैं। जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में एक कॉमन रूल है, जो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, उसमें एक निश्चित नियम है कि कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। जैसे हमारे ग्रामीण समुदाय में निश्चित कुछ रूल होते हैं कि गांव के लोग जो है वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा बोली बोलेंगे, ऐसे कुछ निश्चित नियम है, सामान्य नियम है। तो कुछ कॉमन रूल सबके लिए वहां पर होते हैं। फिर आत्मनिर्भरता, जो कम्युनिटी के लोग हैं वो एक दूसरे पर तो निर्भर होते हैं, लेकिन स्वयं में अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंसी, ये एक इनका स्पेशल विशेषता होता है। अनिवार्य सदस्यता, देखिए उस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी होता है, जो भी रहता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जानबूझकर किसी भी प्रकार से इस समुदाय का सदस्य बन जाता है। जैसे इंदौर एक समुदाय हो गया, तो इंदौर में रहने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं इस इंदौर समुदाय का सदस्य नहीं हूं। इसकी सदस्यता जो है, इसकी जो मेंबरशिप है, वो अपने आप ग्रहण हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। तो अनिवार्य होती है, वो अपने आप कैप्चर हो जाता है, आदमी उसमें शामिल हो जाता है। तो कंपलसरी मेंबरशिप इसके लिए होती है। जो लोग जहां पर ये, जैसे गांव में, मान लीजिए गांव ग्रामीण समुदाय की हम बात कर रहे हैं, तो उस गांव में 1000 की जनसंख्या, वहां कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता
कि मैं तो गांव का हिस्सा नहीं हूं, तुम हो, अपने आप हो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम बन जाते हो। तो वही अनिवार्य इसकी जो सदस्यता है वो होती है उसमें, या ये इसकी एक विशेषता है कि जो लोग हैं उस क्षेत्र में रहने वाले वो इसके अनिवार्य सदस्य बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए साथियों, चाहूं तो मैं इसी पॉइंट को 6 घंटे तक पढ़ाते रहूं, कैसे? मैं इस एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर दूं 5-6 लाइन में। देखो एग्जाम इतनी बड़ी नहीं होती है, आपको याद करने के लिए ये पॉइंट्स याद करने हैं। समझा मैं इसलिए रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो आप हेडिंग डालें समुदाय की कुछ विशेषताएं, और फिर पहला हेडिंग डालें स्वतः विकास, और फिर इसे डिस्क्राइब कर दें अपने शब्दों में। तो अब मैं यहाँ थ्योरी बहुत सारी ना लिखते हुए केवल कुछ कंटेंट ही लिख रहा हूं ताकि हम जल्दी से इसे समझा सकें आप सब लोगों को, और आपके पास कंटेंट में भी ढेर सारा कंटेंट इकट्ठा ना हो। अगली बात पे चलते हैं। अब हम समाज और समुदाय में अंतर देख लेते हैं कि समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। अब मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि समुदाय खुद अपने आप में एक समाज है, नहीं, इन दोनों में अंतर है। समाज संबंधों का जाल है। समाज क्या है? संबंधों का जाल है। वहीं समुदाय में मानव समूह का बोध होता है, यहां संबंधों का बोध नहीं होता, यहां समूह होने का बोध होता है। ये पॉइंट याद रखना। समाज एक अमूर्त अवधारणा है जबकि समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। समझ गए होंगे मूर्त और अमूर्त में अंतर मैंने अभी बताया। तीसरा पॉइंट, समाज के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि समाज जो है वो एक निश्चित भूभाग पर ही बने। ऑस्ट्रेलिया का समाज, जर्मनी का समाज, अंग्रेजों का समाज, अब अंग्रेज बहुत सारे देशों में पाए जाते हैं तो उनमें एक समाज हो जाएगा, लेकिन समुदाय होने के लिए शर्त है कि समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए हो, या अनिवार्य है, वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, नहीं तो वो समुदाय नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाज में सहयोग होता है, संघर्ष होता है, दोनों चीजें पाई जाती है, सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है। लेकिन समुदाय में केवल और केवल सहयोग होता है, संघर्ष नहीं होता है, याद रखिएगा। समाज के अंदर समुदाय होते हैं। एक जो समाज बहुत बड़ा है, जैसे हमारा समाज, हिंदुस्तान का समाज, यहाँ बहुत सारे समुदाय पाए जाते हैं, अनेक हजारों गांव हैं। पूरे भारत में 6 लाख गांव हैं, अर्थात 6 लाख समुदाय हो गए इनडायरेक्टली। तो समाज जो है वो एक बहुत बड़ी अवधारणा है और उसके अंदर छोटे छोटे समुदाय पाए जाते हैं, अर्थात समाज के अंदर समुदाय होते हैं, ना कि समुदाय के अंदर समाज। ये इन दोनों का बेसिक अंतर है। समाज के भीतर एक से अधिक समुदाय हो सकते हैं, परंतु समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। देखो ये एक समाज है, इसमें एक समुदाय, 2 समुदाय, 3 समुदाय, बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं, लेकिन किसी एक समुदाय के अंदर कोई समाज हो ये पॉसिबल नहीं है। अगली विशेषता, समाज में समानता तथा असमानता, अर्थात लाइकनेस और डिसलाइकनेस दोनों होती है, जबकि समुदाय में केवल समानता पाई जाती है। इसीलिए तो वो एक जैसे लोगों का मिलकर के समूह समुदाय बनता है। समझ गए होंगे आप, ये मूल अंतर है समुदाय और समाज में। और आगे बढ़ते हैं। हमने असमानता देख ली, अब हम डिफरेंस के स्थान पर इन दोनों में क्या क्या सेम है वो चीजें भी देख लेते हैं। समाज और समुदाय में क्या समानता है, क्या इक्वलिटीज है, वो हम देख लेते हैं। दोनों की सदस्यता अनिवार्य होती है। देखो कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है तो अपने आप उस समाज का हिस्सा बन जाता है, कोई भी व्यक्ति समुदाय में रहता है तो अपने आप उस समुदाय का हिस्सा बन जाता है। दोनों की जो मेंबरशिप है, दोनों की मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप अनिवार्य हो जाती है, वो अपने आप ग्रहण कर लेता है। दोनों मनुष्य के जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। दोनों चीजें मनुष्य के जीवन के लिए एकदम जरूरी हैं। जितना जरूरी समुदाय है उतना ही जरूरी समाज भी है। दोनों से मनुष्य के समूह का बोध होता है, समूह से भी, समाज से भी समूह का बोध होता है और समुदाय से भी समूह का बोध होता है। ये 3 बातें दोनों में कॉमन पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं समुदाय, तो हमने समझ लिया। अब समुदाय जब पहली बार बने होंगे तो तब से लेकर आज तक जो समुदाय है, क्या वो वैसे के वैसे नहीं, उनमें परिवर्तन आ गया है। जैसे जैसे सभ्यता और समाज में परिवर्तन आता है, किसमें? सभ्यताओं में और समाजों में
परिवर्तन आता है, सामुदायिक की भावना में वैसे वैसे कमी होने लगती है और उसके कई कारण जिम्मेदार होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में सामुदायिक भावना में कमी होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो समुदाय की जो भावना है उसमें कमी के कारण क्या है? पहला है अर्बनाइजेशन अर्थात नगरीकरण। जैसे जैसे नगरीकरण होते जा रहा है लोगों में, देखो समुदाय होने के लिए क्या चीज जरूरी है? समुदाय होने के लिए पहली चीज जरूरी है क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, वो तो चलो है, लेकिन दूसरी बात हम की भावना। तो जैसे जैसे गांव से हम शहर में जाते जा रहे हैं, हमारा जो डिस्टेंस है, हम की भावना है वो जीरो होती जा रही है, हम की भावना कमजोर होती जा रही है। समुदाय में पहला परिवर्तन है। तो नगरीकरण के कारण लोगों में आपसी दूरी बढ़ती जा रही है। आधुनिक शिक्षा, जब पहले लोग अनपढ़ होते थे तो एक दूसरे की सहायता किया करते थे, एक दूसरे, उनके नैतिक मूल्य इतने उच्च थे कि वो एक दूसरे के काम में आते थे। अब जब हम ज्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं तो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो हमें किसी न किसी काम में व्यस्त कर रही है। इससे ना तो कहीं कोई मर जाता है तो हम जाना पसंद करते हैं, ना किसी की शादी होती है तो हम जाना पसंद करते हैं। इनडायरेक्टली इंसान जो है वो अपने काम पर फोकस करने लगा है, इन सब चीजों पर परहेज करने लगा है, जिससे मानवीय दूरी बढ़ने लगी और उसी से समुदाय में जो है सामुदायिक भावना की कमी आने लगी है। संचार के साधनों का विकास, जैसे जैसे कम्युनिकेशन साधनों का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि पहले अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो हम उसके घर जाते थे बैठने के लिए, अब अगर कोई मर जाता है तो हम फोन पर स्टेटस डालकर संवेदना व्यक्त करते हैं। इससे हम दोनों व्यक्तियों या समाज के लोगों के बीच में सामुदायिक भावना में कमी आ रही है, अर्थात संचार के साधनों की वजह से लोगों की जो सामुदायिक भावना है उसमें कमी आ रही है। पारस्परिक निर्भरता में कमी आ रही है, लेक ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, ये भी एक बहुत विशेष पॉइंट है। पारस्परिक निर्भरता, देखो पहले क्या होता था, हर एक इंसान को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे जब गांव में हम रहते थे तो हमें सब्जी के लिए किसी दूसरे किसान पर, मटके के लिए कुम्हार पर, ऐसे ही फूलों के लिए माली पर, ऐसे ही लोहे के सामान के लिए लुहार पर और सोने के सुनार व्यवस्था के लिए सुनार पर। आज जब ये मॉल्स खुलने लगे तो हमारी निर्भरता एक दूसरे पर खत्म होती जा रही है। पारस्परिक निर्भरता भी इसका एक कमी का, सामुदायिक भावना की कमी का कारण है। सामाजिक विधान, जो सामाजिक लेजिस्लेशन है, सामाजिक नियम है, उनमें बहुत सरलता आ गई है। पहले समाज के नियम कठोर होते थे, अब समाज में नियम ही नहीं बचे हैं। तो जैसे जैसे समाज के नियम समाप्त होते जा रहे हैं, समुदाय की भावना, हम में जुड़ाव की भावना जो है वो कम होती जा रही है। याद रखिएगा, सीधा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास तथा प्राथमिक संबंधों के स्थान पर द्वितीयक संबंधों की बहुता से समुदाय का स्वरूप जो है वो बदल गया है। अब समुदाय का जो स्वरूप है, समुदाय के स्वरूप में जो परिवर्तन आए हैं वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, हम उन पर बात कर लेते हैं। समुदाय के स्वरूप में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं आजकल, वो क्या है? अब समुदाय का आकार जो है भौगोलिक विस्तार बहुत बढ़ चुका है। पहले जब समुदाय की बात होती थी तो एक छोटे से एरिया में रहने की बात होती थी, अब समुदाय का विस्तार बढ़ने लगा है, समुदाय का एरिया बढ़ने लगा है। आत्मनिर्भरता में कमी आई है और वर्तमान में अधिकांश समुदाय औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम विभाजन और विशेषीकरण आदि कारणों से अन्य समुदाय पर निर्भर नहीं रह गए, खुद अन्य पर निर्भर हो गए, जबकि उनको पहले खुद पर निर्भर होना होता था। जो समुदाय होता था उसकी एक विशेषता होती थी कि उसके मेंबर्स आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे, जबकि अन्य से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण, श्रम विभाजन, इन सब चीजों की वजह से इनका आपस में जुड़ाव खत्म होकर के दूसरे समुदाय से जुड़ाव होने लगा।